नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि INS विक्रांत के बाद भारत में बनाए जाने वाले दूसरी नहीं बल्कि तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं। क्योंकि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी ओरिजिनल प्लान में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसमें हम अभी टोटल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए हम एक और विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को अपने सर्विस में शामिल करने वाले, लेकिन इसके बाद एक और 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाने के लिए प्रपोजल को नेवी की तरफ से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्राइस को लेके, क्योंकि जब हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े मैसिव वेसल को बनाने की बात करते हैं तो इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और नेवी की बात करें तो नेवी का जो ओवरऑल बजट होता है वो बाकी दोनों सर्विस के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। इसी वजह से नेवी को हमेशा ही बजट के इशू का सामना करना पड़ता है। अभी के लिए एस्टिमेशन में बताया जा रहा है कि अगर अभी एक और विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को बनाया जाता है तो इसको बनाने के लिए हमको कम से कम $2.9 बिलियन की जरूरत पड़ सकता है। और वहीं पर अगर हम एक 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जाएंगे, जिसमें ईमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे बनाने के लिए हमें कम से कम $5 बिलियन की जरूरत पड़ सकता है, जो कि फ्यूचर में बढ़ भी सकता है। और इसमें जो ईमल सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा, फिर एडवांस एरेस्टर लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, इन दोनों का कॉस्ट करीब करीब $1 बिलियन के आसपास पड़ सकता है। वैसे टेक्निकली अभी भी इंडियन नेवी हमेशा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के इरादे से ही चल रहा है, क्योंकि अभी हमारी जो एक्सपेक्टेड थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है या विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल है, ये 2030 से 2032 के बीच इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। तो 32 तक हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा और सेम टाइम पर यानी कि 2030 के बाद हमारी 4th एयरक्राफ्ट कैरियर की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि 2040 के आसपास हमको डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन 2038 तक INS विक्रमादित्य को रिटायर करने का टाइम आ जाएगा, तो 2040 तक फिर से हमारे पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचे रहेंगे, जिस वजह से इंडियन नेवी की तरफ से भी एक और सुपर कैरियर को बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसको 2040 के आसपास इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा सकेगा और हमेशा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जा सकेगा। वरना हम चाइना की नेवी को तब काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना तब तक 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा होगा। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। अब फिलहाल ये टेंडर कब तक फाइनल होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी इंडियन नेवी की टेंडर इसी महीने के अंदर ही फाइनल होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके भी कुछ अपडेट सामने आने वाला है। अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले कंटेंडर्स की बात करें तो उसमें F-18, रफाल और यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्ट सबसे आगे चल रहे थे। और पिछली बार भी इसमें रफाल और यूरोफाइटर बचे थे, जो कि इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए थे। तो इस बार भी इन दोनों में टक्कर होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बाकी सभी कंपटीटर अपने अपने तरफ से भारत को बेहतर से बेहतर ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली साब की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर इस टेंडर में भारत ग्रिपन ई को सिलेक्ट करता है तो साब की तरफ से इस बात की गारंटी दिया जाएगा कि हमेशा उनकी फाइटर जेट की स्ट्रेंथ या सर्विस अवेलेबिलिटी 90% से ज्यादा रहने वाला है। अब सर्विस अवेलेबिलिटी का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल फ्लीट में कितने एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं तो उसमें से किसी भी टाइम पर लड़ाई के लिए 90 एयरक्राफ्ट हमेशा रेडी रहेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि जेट की सर्विस अवेलेबिलिटी 90% के आसपास की है। आमतौर पर जो हमारी MiG-29 की फ्लीट है, इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी 38% के आसपास रहती है, जो कि काफी खराब है। और ऐसे कंडीशन में भले ही हमारे पास फाइटर जेट मौजूद रहेंगे, यानी कि नंबर में हमारे पास फाइटर जेट मौजूद रहेगा, लेकिन लड़ाई करने के टाइम पर उनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो है रेडी नहीं रहेंगे। इसी बात को लेकर अभी साब अपनी ग्रिपन को भारत को ऑफर कर रहा है। साथ ही साब पहले से अपनी जेट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाने का ऑफर दे चुका था, और इसमें मिटियोर मिसाइल जो है बाय डिफॉल्ट आने वाला है, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा साब की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो ग्रिपन ई में किसी भी इंडियन ओरिजिन वेपन्स को इंटीग्रेट
करने के लिए फुली सपोर्ट करने वाला है, जिसमें हमारी अस्त्र सीरीज की वीवीआर मिसाइल से लेके स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे बॉम्ब भी शामिल हो सकते हैं। और ग्रिफिन की बात करें तो इसमें भी सेम जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारत अपनी तेजस MK2 में करने वाला है, फिर एमका में करने वाला है। तो इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट इशू जो होगा भारत को आगे चल के काफी कम पड़ने वाला है। अब पहले साब की तरफ से अदानी डिफेंस के साथ टाइप किया गया था, लेकिन अभी साब की तरफ से अदानी के साथ अपनी पार्टनरशिप को तोड़ा जा चुका और अभी वो फिर से किसी इंडियन पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, जिसके साथ मिलकर वो आगे चल के भारत में अपनी ग्रिपेन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला अपडेट बोइंग की तरफ से, और अभी हम बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले महीने आपने सुना होगा बोइंग की तरफ से बताया गया था कि वो 2025 के बाद अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट की प्रोडक्शन को बंद करने वाले, जो कि शायद F-18 की फ्यूचर ऑर्डर के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज होने वाला है, क्योंकि कोई भी देश आगे चल के ऐसी कोई एयरक्राफ्ट को खरीदना नहीं चाहेगा जिसकी प्रोडक्शन को कंपनी बंद करने वाला है। लेकिन फिर भी अभी बोइंग की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो 2025 में सेंट लुइस में अपनी जो F-18 की प्रोडक्शन फैसिलिटी है इसको बंद करने के बाद कंप्लीटली इसको भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोइंग की तरफ से कुछ टर्म्स और कंडीशन को भारत के साथ रखा जा रहा है, जिसमें बोइंग का ये कहना है कि हम भारत में तब अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करेंगे जब भारत की तरफ से अपनी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर में 26 एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इनिशियल प्लान के मुताबिक 57 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। और अगर भारत 57 F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए ऑर्डर को प्लेस करेगा तब जाके बोइंग की तरफ से आगे चल के अपनी F-18 की प्रोडक्शन फैसिलिटी को भारत में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि बोइंग के पास अब F-18 के लिए एडिशनल ऑर्डर मौजूद नहीं, जिस वजह से वो आगे चल के इनकी प्रोडक्शन लाइन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और बोइंग को ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुका कि फ्यूचर के लिए जेट आउटडेटेड होने वाला, जिस वजह से इसे कोई खरीदने वाला नहीं है, जिस वजह से वो इसको आगे चल के मैन्युफैक्चर करना भी नहीं चाहते। और अभी भारत को जो कंडीशन ये लोग दे रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें राजी होने वाला है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जितना होगा हम उतना एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। और ये कोई सस्ते एयरक्राफ्ट भी नहीं है कि 26 के बदले 57 को खरीद लिया जाए। और अगर ऐसा किया गया तो इससे इस टेंडर की जो कॉस्ट है वो लगभग 2 गुना तक ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, जो कि हमारी बजट में फिट नहीं होने वाला है। अगला अपडेट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ से। जब भी हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में यूएस हमेशा आगे रहने वाला है। हालांकि चाइना की तरफ से भी ऐसे ही एयरक्राफ्ट को अभी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस रेस में फिलहाल यूएस सबसे आगे चल रहा है। और यूएस की तरफ से बताया जा चुका है कि अभी उनकी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसको फिलहाल NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर कहा जा रहा है, ये यूएस की F-22 रैप्टर्स को रिप्लेस करने वाला है। यूएस करीब 187 रैप्टर्स को ऑपरेट करता था, जिनको आगे चल के 2030 से 2040 के बीच रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। और सेम टाइम लाइन के अंदर यूएस की तरफ से अपनी नेक्स्ट एयर सुपीरियरिटी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। NGAD की बात करें तो यूएस का कहना है कि वो कम से कम ऐसे 200 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं। और ये एयरक्राफ्ट की ज्यादा डिटेल तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के साथ 2 CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद रहने वाले, जो कि इसकी लॉयल विंगमैन की तरह इसमें काम करने वाले हैं। बाकी एवियोनिक्स और वेपन्स को लेके इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट F-35 की तरह कॉस्ट इफेक्टिव स्टेल्थ फाइटर नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्तमान F-35 की यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो करीब $80 मिलियन के आसपास की है, जो कि वर्तमान की मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। लेकिन NGAD की बात करें तो यूएस की तरफ से बताया जा रहा है कि इसकी यूनिट कॉस्ट मिनिमम $200 मिलियन के आसपास शुरू होने वाला है, जो कि आज तक बनाए जाने वाले किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले सबसे महंगा फाइटर जेट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें आज इंडियन नेवी के एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर को अपनी रूटीन सॉर्टी के दौरान कुछ टेक्निकल इश्यू का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर टेक्निकली वहां पे क्रैश लैंड हो गया था। और बताया जा रहा है कि ये अपनी एक रूटीन मिशन में था जब अचानक से इसकी सभी पावर सिस्टम फेल हो गए थे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर पानी में क्रैश लैंड करा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स की तरफ से या पायलट्स की तरफ से पानी में क्रैश लैंड कराने से पहले ही इसमें मौजूद इमरजेंसी फ्लोटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसमें पानी में लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर फ्लोट कर रहा था और बाद में आसानी से इसको क्रेन की मदद से रिकवर कर दिया गया था। इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और ना ही इसमें हेलीकॉप्टर की मेन स्ट्रक्चर को भी कोई डैमेज हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे कि ये पानी में कुछ हद तक डूब गया था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह पानी में घुस गए थे, तो ये सब सिस्टम जो थे इनको वाटर रेजिस्टेंस बनाया नहीं गया था, तो उनको अभी फिर से मरम्मत करने की जरूरत पड़ सकता है, फिर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें किसी को भी कोई मेजर डैमेज का सामना नहीं करना पड़ा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।